नमस्कार दोस्तों। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका के बारे में पर्वत, पठार और झीलों के बारे में अध्ययन कर लिया है। उसके आगे हम लोग उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हम लोग देखिए उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। सबसे पहले मैकेंजी नदी, यूकॉन नदी, कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी, रियो ग्रांड नदी, मिसिसिपी, हडसन और सेंट लॉरेंस नदी। ये प्रमुख उत्तरी अमेरिका की 8 नदियाँ हैं। हम एक बार एक मैप में भी लोकेट कर लेते हैं इसको। देखिए 1 नंबर पर मैकेंजी नदी है, ठीक है। यहाँ से ये निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में अपना मुहाना बनाती है। 2 नंबर पर यूकॉन नदी। ये देखो आप लोग इसको मैप में देखिए, इस तरह से ये बेरिंग जल संधि के क्षेत्र में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जल संधि। पैसिफिक ओशियन का सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है ये, बेरिंग सागर भी कहते हैं इसको। ये वाला क्षेत्र इस तरफ आ जाता है एशिया, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं कोलंबिया नदी। ये देखिए कोलंबिया नदी का उद्गम क्षेत्र, और ये भी पैसिफिक ओशियन में अपना मुहाना बनाती है। 4 नंबर पर कोलोराडो नदी। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कोलोराडो पठार के बारे में, और मैंने पहले भी बताया था आपको। कोलोराडो नदी इम्पोर्टेंट है। इसका उद्गम क्षेत्र यहाँ से लगाकर ये देखिए, और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। इस तरफ यहाँ ये मुहाना बनाती है। उसके बाद में 5 नंबर पर रियो ग्रांडे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है नॉर्थ अमेरिका की। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 2 देश प्रमुख, एक तो यूएसए और एक मैक्सिको, इनके मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है रियो ग्रांडे नदी। उसके बाद में 6 नंबर पर मिसिसिपी, जो यूएसए की प्रमुख नदी है। मैदानी क्षेत्र से निकलती है ये, और ये मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। डेल्टा का निर्माण भी करती है ये नदी, सर्वाधिक अवसादों का वहन भी करती है, और मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। 7 नंबर पर हडसन नदी। ये देखो हडसन नदी, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए देश में प्रवाहित होती है और अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है हडसन नदी, ठीक है। हडसन की खाड़ी भी है यहाँ पर। उसके बाद में 8 नंबर पर देखिए सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, महान झीलों इन ओंटारियो से निकलती है, और ये भी अटलांटिक महासागर में या फिर सेंट लॉरेंस खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यूएसए और कनाडा के मध्य आंतरिक परिवहन का कार्य भी करती है ये नदी, और ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वारनदमुख, ठीक है। फिर ध्यान रखिए आप लोग, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग एक बार मैप पर इसको लोकेट कर लीजिए या फिर एटलस के माध्यम से देख लीजिए। चलते हैं एक एक नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेंजी नदी के बारे में, ठीक है। ये रहा अपना मैकेंजी नदी, इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट, इस नदी का उद्गम ग्रेट स्लेव से होता है, ठीक है। हम लोगों ने झीलों के बारे में पढ़ा है, अथाबास्का, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ठीक है, रेंडियर और ग्रेट लेक्स, उसके बारे में हम लोग को पढ़ा था। ग्रेट मैकेंजी नदी का जो उद्गम है वो ग्रेट स्लेव झील से होता है, तथा ये ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। सबके हम लोगों ने पढ़ा, आर्कटिक सागर का पार्ट है हल्का सा ऊपर कनाडा के नॉर्थ में ब्यूफोर्ट सागर, वहाँ पर अपना ये मुहाना बनाती है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिए। कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है। इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार हैं, ठीक है। जहाँ ब्यूफोर्ट सागर में अपना मुहाना बनाती है वहाँ पर तटीय इलाका है, कोस्टल रेंज, ठीक है, कोस्टल एरिया सॉरी। और कोस्टल एरिया में ज़्यादातर संभावना होती है पेट्रोलियम के भंडार की, और इस नदी के मुहाने वाले क्षेत्र में भी, तटीय क्षेत्र में भी पेट्रोलियम के भंडार हैं। दूसरी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, यूकॉन नदी,
ठीक है। यूकॉन नदी में पहला पॉइंट है, इस नदी का उद्गम मैकेंजी श्रेणी से होता है। पर्वतों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, मैकेंजी श्रेणी, ठीक है। तथा यह बेरिंग सागर में अपना मुहाना बनाती है, यह बेरिंग सागर में गिरती है। बेरिंग सागर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है, ठीक है। जल संधि है, बेरिंग जल संधि भी है, और इस यहाँ पर जो सागर है उसको हम लोग बेरिंग सागर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इस नदी के बेसिन में सोने के प्लेस्टर निक्षेप पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण मिलते हैं नदी के बेसिन क्षेत्र में। नदी का बेसिन क्षेत्र से तात्पर्य है दोस्तों कि जो जैसे नदी का बहाव है ये क्षेत्र, ठीक है, और उसके आसपास वाला वो क्षेत्र जहाँ से उस नदी को जल की प्राप्ति होती है, ठीक है। और इस प्रकार ये बेसिन नुमा संरचना बन जाती हैं, जिसको हम लोग नदी बेसिन कहते हैं, रिवर बेसिन भी कहा जाता है इसको। इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग नदी बेसिन कहते हैं, जहाँ पर नदी को जल की प्राप्ति होती है, ठीक है। दोनों तरफ का जो ढलान होगा वो नदी की तरफ होगा, ये वाला पूरा क्षेत्र नदी बेसिन कहलाता है। इस नदी के जो बेसिन वाले क्षेत्र है ना, वहाँ पर सोने के कण, ठीक है, गोल्ड मिलते हैं, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये अलास्का राज्य की प्रमुख नदी है। अलास्का राज्य के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। अलास्का राज्य, ये जो क्षेत्र इस प्रकार का आप अमेरिका में देखते हैं, ये वाला क्षेत्र ये अलास्का है, ठीक है। यूएसए का मुख्य भूमि से अलग स्टेट है ये, ठीक है। इसके ऊपर अधिकार यूएसए का है, लेकिन इसकी सीमा लगती है कनाडा से। अलास्का राज्य की प्रमुख नदी है ये। अगला हम लोग चलते हैं कोलंबिया नदी, ठीक है, 3 नंबर पर कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी के बारे में पहला पॉइंट है, इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है। रॉकीज पर्वतमाला नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी, ठीक है, और विश्व की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी लंबाई में होता है, तथा यह प्रशांत महासागर में गिरती है। यह भी पैसिफिक ओशन में अपना मुहाना बनाती है। यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली यूएसए की सबसे लंबी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पढ़ा था कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी है, और यूएसए की सबसे बड़ी नदी या फिर लंबी नदी जो पैसिफिक ओशन में गिरती है वो है कोलंबिया नदी, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली यूएसए की सबसे लंबी नदी हम लोगों ने देख लिया। अगला पॉइंट, ये यूएसए के वॉशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। वॉशिंगटन राज्य, आपको इसके बारे में पता होगा। वॉशिंगटन राज्य है ना, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, कैपिटल है यूएसए की, ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी प्रमुख सहायक नदी है स्नैक, ठीक है। स्नैक नदी के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, पठार के बारे में, और कोलंबिया पठार को स्नैक पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इस नदी के कारण। अगला, इस नदी पर ग्रैंड कूली बांध स्थित है, ठीक है, बांध बनाया हुआ है और उस बांध का नाम है ग्रैंड कूली बांध, जो विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट निर्मित बांध है। ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट है ना, कंक्रीट से निर्मित बांध ग्रैंड कूली बांध है। अगला पॉइंट, यह नदी कोलंबिया पठार पर बहती है, ठीक है। अंत पर्वतीय पठार है, हम लोगों ने कल पढ़ा था, अंत पर्वतीय पठार, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगली नदी कोलोराडो नदी, इंपॉर्टेंट है। कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार पर अवस्थित होगी, कल पढ़ा था हम लोगों ने। इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है, ठीक है, तथा यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पर यूरोपियन प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास वाला क्षेत्र। यह नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, कई बार पढ़ा हम लोगों ने, पहले भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। विश्व का महानतम खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। यह नदी कोलोराडो पठार पर बहती है। यह बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का तात्पर्य उत्खात भूमि, बैडलैंड बोलते इसको, बैडलैंड, ठीक है, अनुपजाऊ भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि भी कहते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखते हैं, इस नदी पर हुअर बांध स्थित है।
हुअर बांध, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। इस नदी पर हुअर बांध स्थित है जिससे मिड झील का निर्माण होता है, ठीक है। मिड झील का मतलब होता है बांध के बाद में जो पीछे वाला जल का भराव होता है, ठीक है, उसी को झील का रूप देते हैं। जैसे अपने भारत में गोविंद सागर झील है इस प्रकार की, ठीक है, गोविंद सागर झील, ठीक है। हिमाचल और सीमावर्ती क्षेत्र में आप लोग देखोगे ये भी बांध के पीछे वाले जल भराव का क्षेत्र है, ठीक है, मिड झील का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यह पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ठीक है। अगला चलते हैं, रियो ग्रांडे नदी, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये यूएसए और मेक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है तथा यह मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। मैप पर हम लोगों ने देखा था। यह नदी यूएसए तथा मेक्सिको के बीच सीमा बनाती है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ठीक है। बाउंड्री के बारे में देखा था हम लोगों ने, एक नेचुरल होती है, दूसरी आर्टिफिशियल होती है, तीसरी जिसको हम लोग अध्यारोपित कहते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पैकोस है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। रियो ग्रांडे नदी की प्रमुख सहायक नदी पैकोस है, ठीक है। अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, मिसिसिपी, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिसिसिपी के बारे में हम लोगों कई बार प्रश्न आता है, ठीक है। इस नदी का उद्गम मिनेसोटा राज्य, ठीक है, मिनेसोटा राज्य में स्थित इटस्का झील, ध्यान रखिए, इटस्का झील से होता है तथा ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का मुहाना भी मेक्सिको की खाड़ी में है जो कि अटलांटिक महासागर का पार्ट है, हिस्सा है। कैरिबियन सागर के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम लोग मेक्सिको देश के पास में है, इसलिए इसको मेक्सिको की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी तथा विश्व की चौथे नंबर की लंबी नदी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी है। यह नदी पूर्ण रूप से यूएसए में बहती है, ठीक है। इसका पूरा जो बहाव का क्षेत्र है वो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, बर्ड फूट कहते हैं इसको, आकार का इस प्रकार की जो संरचना होती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती है। अलग अलग प्रकार के डेल्टा होते हैं, चापाकार डेल्टा, ठीक है, इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी मिसौरी व टेनेसी है, ठीक है। टेनेसी नदी इंपॉर्टेंट है और मिसौरी नदी इसकी सहायक नदी है, दोनों, ठीक है। ये पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में चावल, कपास, तंबाकू की खेती की जाती है, ठीक है। नदी जब बहकर आती है तो अपने साथ बहुत सारे जलोढ़ लाती हैं, बहुत सारे अवसाद लेके आती हैं, ठीक है, और उसी में जलोढ़ मृदा के मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है जो उपजाऊ होती है, ठीक है। और इस उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर खेती की संभावनाएं, एग्रीकल्चर की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में चावल, कपास और तंबाकू की प्रमुख कृषि यानी खेती की जाती है, ठीक है। एक फैक्ट और बताना चाहूँगा मैं आपको, हम लोगों ने पढ़ा था टेनेसी नदी के बारे में, ठीक है। ये टेनेसी नदी इम्पोर्टेंट है। विश्व में पहली बार बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण या फिर शुरुआत इसी नदी से हुई थी, ठीक है। इसको हम लोग 1933 के पास में इसकी शुरुआत हुई थी और इसी नदी के माध्यम से भारत में दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की और भारत में पहली बार दामोदर नदी पर बहुउद्देशीय यानी एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दामोदर नदी पर बांध का निर्माण करके इस परियोजना की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये टेनेसी नदी इंपॉर्टेंट है। भारत में तो दामोदर नदी पर 1948 में शुरुआत हुई थी, लेकिन इससे पहले विश्व में पहला उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता है जो 1933 यानी 1933 में टेनेसी नदी पर पहली बार बांध बनाकर सिंचाई की सुविधा या फिर जल विद्युत उत्पादन की सुविधा और पेयजल की सुविधा के लिए अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए टेनेसी वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, TVC, ठीक है। ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में विश्व में अनेक क्षेत्रों पर
रिवर वैली कॉरपोरेशन के माध्यम से नदियों पर बांध का निर्माण करके अनेक प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया। तो ये एक रोल मॉडल बनी थी। कई बार प्रश्न आता है यहाँ से, आप लोग ध्यान रखिए। आगे चलते हम लोग। हडसन नदी, ठीक है, मिसिसिपी के बाद में हडसन नदी। इस नदी का उद्गम न्यूयॉर्क राज्य में स्थित हेडरसन झील से होता है, ठीक है, तथा ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर ये वाला क्षेत्र, ठीक है, अटलांटिक महासागर है, यहाँ से उद्गम होता है और ये अंदर गिरती है। इस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध शहर है ये यूएसए का। अगला पॉइंट, इस नदी को एक नहर के माध्यम से इरी झील से जोड़ा गया है। महान झीलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसको एक नहर के माध्यम से, हडसन नदी को एक नहर के माध्यम से इरी झील से जोड़ा गया है। यह नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है, डिस्कस कर रखा हम लोगों ने पहले जब झील पढ़ रहे थे हम लोग। यह नदी नौवहन के लिए उपयोग है, नेविगेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह विश्व की प्रदूषित नदियों में से एक है, ठीक है, पॉल्यूटेंट रिवर में से एक है, ठीक है, हडसन नदी। आगे चलते हम लोग। सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, इस नदी का उद्गम ओंटारियो झील से होता है, पढ़ा हुआ हमारे पास, सुपीरियर, मिशिगन, ठीक है, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, ठीक है। तो जो ओंटारियो झील है यूएसए की सबसे पूर्वी झील, ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और अटलांटिक महासागर में ये अपना मुहाना बनाती है। यह नदी विश्व के सबसे बड़े नदमुख, ठीक है, नदमुख का तात्पर्य एस्चुरी से है ना। एस्चुरी नदी दो प्रकार के डेल्टा बनाती है, एक तो डेल्टा बनाएंगी, ठीक है, और दूसरा बनाएगी ज्वार नदमुख, ठीक है। जैसे भारत की बहुत सारी नदियां हैं, नर्मदा है, तापी है, इस प्रकार के जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख से तात्पर्य है कि नदी तटीय क्षेत्र से पहले ही जल का फैलाव नहीं करती है और जल को लेकर सीधे सागर में प्रवेश करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ज्वार नदमुख, ठीक है, एस्चुरी कहते हैं इसको, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख यानी विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? सेंट लॉरेंस नदी, इंपॉर्टेंट है। इसके नदमुख के पास मत्स्य केंद्र है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको। मत्स्य केंद्र का तात्पर्य है कि जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं, ठीक है, कोल्ड और वार्म करंट मिलती है, वहाँ पर गुनगुने पानी का छत्र निर्मित हो जाता है, ठीक है, हल्का सा धुआरा बन जाता है और गुनगुने पानी के कारण प्लैंकटन का निर्माण होता है, ठीक है। प्लैंकटन के लिए अच्छी अनुकूल जगह होती है और प्लैंकटन मछलियों के लिए भोजन है। जहाँ पर प्लैंकटन ज़्यादा हो गए वहाँ पर मछलियों का आवास या मत्स्य केंद्र ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर मत्स्य के बैंक बने हुए हैं, मत्स्य केंद्र बने हुए हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, यह नदी महान झीलों के साथ मिलकर उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा तथा व्यस्ततम अंतःस्थलीय नौ परिवहन का निर्माण करती है, तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। अगला पॉइंट, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो डेनमार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिए। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछेंगे तो कौन सा होगा? मेडागास्कर, है ना। इस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है, जिसके ऊपर अधिकार किसका है? डेनमार्क देश का। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक बार उत्तरी अमेरिका की सारी नदियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक बार मैं वापस आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका, उसके बाद में आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ, मैकेंजी के बारे में हम लोग को पढ़ा। ये कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, यूकॉन नदी, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। फिर कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी, रियो ग्रांडे नदी, मिसिसिपी, हडसन और सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। एक बार मैप में आप लोग जरूर देखिएगा, एटलस है तो एटलस में जरूर देखिए, इसको लोकेट करिए, ठीक है, हाईलाइट कर दीजिए और बार बार देखते रहिए, ठीक है। यहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं, इम्पोर्टेंट है। नदियों के प्रश्न को प्रारूप ऐसा होता है कि इनका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, नदियाँ मुहाना कहाँ बनाती हैं,
लंबाई के अनुसार इनका क्रम कैसा है, जैसे कनाडा की सबसे लंबी नदी, यूएसए की सबसे लंबी नदी, कौन सी नदी यूएसए एवं मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है, या फिर नदी का मुहाना जब बनता है वहाँ डेल्टा बनता है, या फिर ज्वार नदमुख बनता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों की संभावना बनती है। ठीक है, और कई बार मिलान के प्रश्न भी आते हैं कि कौन सी नदी किस स्टेट में या फिर किस देश की है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आप लोग इसको देखिए और बार बार एटलस के माध्यम से देखने का प्रयास करिए। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। नदियों के बाद में हम लोग देखेंगे यूएसए के उत्तरी अमेरिका के मैदान। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के मैदान उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो यूएसए का मैप है हम आप लोग देखोगे एटलस में, तो ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र पूरा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला क्षेत्र तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत सारी पर्वतों की श्रृंखलाएं या फिर श्रेणियाँ पाई जाती है। इस तरफ जो है ये कैनेडियन शील्ड वाला क्षेत्र है, यानी कटापटा क्षेत्र है। यहाँ पर भी जो है ये पुरानी पर्वतीय यानी अवशिष्ट पर्वतमाला का क्षेत्र है, जो हाईलैंड भी है लेकिन कठोर चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर बहुत ही पुरानी चट्टानें पाई जाती है। जो बीच वाला क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर नदियों का उद्गम होता है या फिर नदियों के द्वारा प्रभावित क्षेत्र में मैदान का निर्माण होता है। ये वाला पूरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। इन मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है, सेडिमेंट से होता है। ठीक है, जब नदियाँ प्रवाहित होती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को ढोती है, और अवसादों को ढोने के कारण जहाँ पर ढाल की कमी होती है, स्लोप कम होता है, जहाँ पर नदी का जो भार वहन करने की क्षमता कम होती है, बहाव क्षेत्र कम मिलता है उनको, तो ये नदियाँ फिर उनके अवसादों को निक्षेपित करती है, और निक्षेपण के कारण उन नदियों के बेसिन क्षेत्र में या फिर तटीय क्षेत्र में मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। इन मैदानों का उत्तरी भाग प्रेरीज घास के मैदान से बना है। इम्पोर्टेंट है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है प्रेरीज घास के मैदान। ठीक है, तथा इसके दक्षिणी भाग का निर्माण मिसिसिपी तथा मिसौरी नदी द्वारा हुआ है। पढ़ा हम लोगों ने, मिसिसिपी यूएसए की सबसे लंबी नदी और विश्व के चौथे नंबर पर लंबाई के अनुसार इसका क्रम होता है, और मिसौरी इसकी सहायक नदी है, इनके द्वारा निर्मित होता है। प्रेरीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, प्रेरीज घास के मैदान। ठीक है, ये यूएसए तथा कनाडा के में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दोस्तों, दो प्रकार के मैदान होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जो इक्वेटर यानी 0 डिग्री अक्षांश के पास में पाए जाते हैं, इसके पास में 23 डिग्री के मध्य क्षेत्र में या फिर 25 डिग्री तक उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पर जो आपको ग्रासलैंड मिलेंगे, घास के मैदान मिलेगी, वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। ठीक है, इसके जो ऊपर यानी उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जो मैदान मिलेंगे आपको, वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल स्टेपीज के घास के मैदान जो यूरेशिया में है। ठीक है, कैंटरबरी घास के मैदान जो कि न्यूजीलैंड में है। ठीक है, फेल्ड जो कि साउथ अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, पंपाज अर्जेंटीना में है। ये सारे घास के मैदान कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अगला पॉइंट देखते हैं, इस घास के मैदान में चरणोजम मृदा पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती है मिट्टी, चरणोजम उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ह्यूमस यानी क्या? ठीक है, ये जो अवसाद होते हैं पेड़ पौधों के या फिर जो उपजाऊ तत्व होते हैं मिट्टी के लिए, ठीक है, वो ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, जिसके कारण उत्पादन अच्छा होता है, मिट्टी अच्छी होती है। यह काले रंग की होती है, ब्लैक रंग। ठीक है, यह अत्यधिक उपजाऊ मृदा है। पढ़ा भी, चरणोजम अत्यधिक उपजाऊ मृदा है जिसमें पौष्टिक घास का विकास होता है। अगला पॉइंट, इस घास के मैदान का उपयोग कृषि तथा पशुपालन के लिए किया जाता है। दो प्रकार से इसका उपयोग होता है, एक तो एग्रीकल्चर के लिए और दूसरा पशुपालन के लिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर एग्रीकल्चर अच्छी है, ठीक है, तो अनाज का उत्पादन अच्छा होगा, और अनाज का उत्पादन अच्छा होगा तो अनाज से संबंधित बहुत सारे उद्योगों का निर्माण होगा यहाँ पर, और साथ में पशुपालन भी किया जाता है। इसका मतलब मिश्रित कृषि
भी की जाती है, ठीक है। और पशुपालन के लिए भी अच्छा है, तो यहाँ पर पशुओं को पाला जाता है, और पशुओं को पाला जाता है तो यहाँ पर मांस के संबंधित या फिर पशुओं से जो मिलने वाले उत्पाद, जैसे डेयरी उद्योग है, ठीक है, मांस उद्योग है, इस प्रकार के उद्योगों का विकास होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ और मक्का है। गेहूँ के बड़े बड़े मैदान या फिर बड़े बड़े बागान होते हैं, बागान तो नहीं कहेंगे हम लोग, मैदानी क्षेत्र में होता है ये, पूरे मैदान का जैसे बड़े बड़े खेतों का निर्माण होता है, और जहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है। यूएसए तथा कनाडा गेहूँ के अग्रणी निर्यातक देश है, ठीक है। निर्यातक देश वो होते हैं जो कि उत्पादन का अधिक होने के कारण दूसरे देशों को बेचते हैं, ठीक है, उसको हम लोग निर्यातक देश कहते हैं। तो ये प्रमुख रूप से कनाडा और यूएसए प्रमुख निर्यातक देश है। यहाँ के बड़े मवेशी फार्म को, जो जहाँ पर पशुपालन किया जाता है, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, उन फार्म को रैंच कहा जाता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रैंच, ठीक है। जिनके देख रेख के लिए काऊ बॉय रखे जाते हैं, ठीक है। जो पशुपालन होता है, उन पशुओं की जो देख रेख करने वाले होते हैं रैंच में या फिर फार्म में, उनको काऊ बॉय कहा जाता है, ठीक है। गाय पालक हम लोग ग्वाला कहते हैं, हमारे यहाँ ग्वाला, ठीक है, वहाँ पर काऊ बॉय कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख पशु बाइसन, जिसको अमेरिकी भैंस कहा जाता है, ठीक है, क्योर्स, ठीक है, गॉपर्स, प्रेरिस डॉग, इस प्रकार के यहाँ पर आपको प्रमुख पशु मिलेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियंस कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ठीक है, रेड इंडियंस। यहाँ कई जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे अपाचे, क्रो, क्री, पौनी, इस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। जल की उपलब्धता होने पर यहाँ वृक्षों का विकास होता है, ठीक है। घास के मैदान हैं, लेकिन अगर अत्यधिक जल की प्राप्ति होती है तो फिर कहीं कहीं आपको वृक्ष भी देखने को मिलेंगे। जैसे कौन कौन से वृक्ष हैं, ऑल्डर है, पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है ये पॉपुलर, ठीक है, ठीक। अगला विलो और सरपत, इस प्रकार के वृक्ष भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। प्रेरीज घास के मैदान यूएसए तथा कनाडा के प्रमुख औद्योगिक शहर स्थित है। घास के मैदान है, मैदानी क्षेत्र में नगरीय बसाव क्षेत्र ज़्यादा होता है, लोग प्लेन एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उत्पादन के लिए अच्छा है। तो फिर यहाँ पर आपको औद्योगिक इकाइयाँ, इंडस्ट्रियल यूनिट या फिर इंडस्ट्रियल सिटी बहुत सारी मिलेगी देखने को, ठीक है। अगला पॉइंट, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, विनिपेग या विश्व की सबसे बड़ी गेहूँ की मंडी है, इंपॉर्टेंट है, कनाडा में है ये, विश्व की सबसे बड़ी गेहूँ की मंडी। और दूसरा शिकागो, कल हम लोगों ने देखा था शिकागो के बारे में, यहाँ पर मांस प्रसंस्करण केंद्र है, ठीक है, मांस का प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, डिब्बाबंद मांस का निर्माण होता है। मांस कच्चा माल लाते हैं, और उसके बाद में इसको प्रसंस्कृत यानी प्रोसेसिंग करने के बाद में अलग अलग पैकेट के माध्यम से, पैकेजिंग के माध्यम से निर्यात किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जल संधि और स्थल संधि, ठीक है, जल संधि और स्थल संधि। जल संधि को स्ट्रेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जल संधि का तात्पर्य है कि दो बड़ी जल राशियों को छोटे से नैरो जल राशि के माध्यम से जोड़ना, ठीक है। ये बड़ा सी जल राशि है, ये भी बड़ी सी जल राशि है, ठीक है, और ये नैरो जल राशि है, छोटी सी कैनाल के माध्यम से, जैसा दिख रहा है आपको ना। और अलग किसको करिए, दो बड़े लैंड मास को, है ना, ये भूमि वाला क्षेत्र, ये भी भूमि वाला क्षेत्र, ठीक है। जल राशि किसे कहेंगे, यानी दो बड़े जलाशयों को छोटी सी संकरी जल राशि के माध्यम से जोड़ना, और दो बड़े स्थलखंड को अलग करने वाले को जल राशि कहते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और दूसरा होता है स्थल संधि, ठीक है, स्थल डमरू भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको स्थल मस बोलते हैं। इसमें क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे कि दो बड़े भूमि वाले क्षेत्र, ठीक है, लैंड एरिया को संकरी सी लैंड एरिया द्वारा, छोटे से लैंड है, देखो सड़क की तरह दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, छोटा होता है, इसका विस्तार कम होता है इनकी तुलना में, इन दोनों की तुलना में। तो बड़े लैंड एरिया को छोटे से लैंड द्वारा या जमीन के छोटे से पतले हिस्से द्वारा दो बड़े भूमि वाले क्षेत्रों को जोड़ना, और
जल राशि को, दो बड़ी सी जल राशि को अलग करना, उसको हम लोग कहेंगे स्थल संधि। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि जो नैरो क्षेत्र है ना वो स्थल का मिलेगा आपको। ठीक है, और जो बड़े स्थल को जोड़ेगा, और इसमें दो बड़े जल क्षेत्र को छोटे से जल क्षेत्र के द्वारा जोड़ेगा और लैंड को अलग करेगा। ठीक है, भूमि को अलग, इसको हम लोग जल संधि और स्थल संधि कहते हैं। कौन कौन सी जल संधि और स्थल संधि है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोग मैप को जरूर देखिएगा, एटलस। ठीक है, एटलस में देखकर इसको लोकेट करोगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। देखते पहला पॉइंट, यह जल संधि आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। ठीक है, इस प्रकार की जो रचना है, ये एशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर आर्कटिक सागर है, नीचे पैसिफिक सागर है, प्रशांत सागर, या फिर इससे जो ऊपर वाला छोटा सा क्षेत्र है इसको हम लोग बेरिंग सागर कहते हैं। और ये जो जल राशि है इसको हम लोग बेरिंग जल संधि कहते हैं। ठीक है, जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है और आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। बेरिंग सागर की जगह प्रशांत सागर भी आ सकता है, प्रशांत महासागर भी आ सकता है। ठीक है, तो भी आप लोग इसको राइट करोगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम, यह उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। ठीक है, बताया मैंने आपको, एशिया है, एशिया महाद्वीप और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। अगला देखते हैं हम लोग, डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि के बारे में देखते हैं हम लोग। यह आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो, ये डेनमार्क द्वीप समूह है और ये आर्कटिक सागर और ये अटलांटिक सागर नीचे वाला, इसको जोड़ती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करती है, नॉर्थ अमेरिका वाला और यूरोपियन क्षेत्र को अलग करती है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट, बरमुंडा त्रिभुज, इसको बरमुंडा ट्राइंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर में कैरिबियन द्वीप समूह के जस्ट ऊपर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका निर्माण हो। कौन कौन से हैं एक बार वापस देख लेते हैं। पश्चिमी कॉर्डिलेरा, अलग अलग पर्वत श्रेणियों के समूह को कॉर्डिलेरा कहा जाता है, जिसका निर्माण अलग अलग युगों में, ठीक है, हुआ है। जैसे ये वाला पूरा क्षेत्र पश्चिमी कॉर्डिलेरा समूह है, यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी आपको देखने को, हम लोगों ने पढ़ा है सबके बारे में। दूसरा, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, जिसको हम लोग प्रेरीज घास के मैदान कहते हैं, ये वाला पूरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। तीसरा, कैनेडियन शील्ड, पढ़ा हम लोगों ने, सबसे पुराने क्रम की चट्टानें मिलती है, उसको कैनेडियन शील्ड कहते हैं। ये कनाडा का नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है। और 4 नंबर पर है अपलेशियन पर्वतमाला, ये भी पुरानी पर्वतमाला है। ठीक है, कटा भाग बचा हुआ है उच्च भूमि के रूप में। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, सबसे धनी है क्षेत्र, यहाँ पर खनिज और बहुत सारे उद्योग और आपको इंडस्ट्री मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। एक बार आप लोग मैप में ज़रूर देखिएगा इसमें। ठीक है, और मैप में देखने के बाद में इसको बार बार पढ़ने की और वीडियो देखकर अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और रिवीजन करिए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे पढ़ेंगे कल उत्तरी अमेरिका का हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। कल से हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।